वेलकम बैक दोस्तों। तो मेरे को किसी ने पिछले वीडियो के बाद कमेंट डाला था कि डोपा ब्रो बुढ़े हो गए। तो लो यार, शेव कर ली, मेरे सफ़ेद शेव के जो बाल थे वो हट गए एंड नाउ आई एम बैक। तो इस बार ये वीडियो जो है ये माहौल को देख के बनाया जा रहा है। और अभी किस चीज़ का माहौल है? अभी माहौल है नॉर्थ लंदन डर्बी। देखो, लोग क्या बोले क्या नहीं बोले, सबके अपने ओपिनियन है, पर मेरे हिसाब से है ना, ये पूरे इंग्लैंड की सबसे सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे अच्छी डर्बी है ना। मज़ा आता है इसको देखने में और सारे फैंस ये बात मानेंगे। तो भाई, आर्सेनल टॉटनहम बहुत, दोनों ही अच्छे क्लब्स है, मतलब डिप्लोमेटिक रहना पड़ता है, तो दोनों ही क्लब्स अच्छे हैं, अभी अच्छे कर रहे हैं। एंड हर एक क्लब की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने अच्छे प्लेयर्स है। स्पर्स अभी नए मैनेजर भी लाए हैं, उनका अजीब सा नाम है, मेरे को याद भी नहीं आ रहा, पर जो भी है, ग्रीक बॉर्न एंड सेल्टिक के मैनेजर थे पहले, ऑस्ट्रेलिया में पले बड़े हैं। तो उनकी वही ऑस्ट्रेलियन वाली मेंटलिटी है। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि यार नॉर्थ लंदन डर्बी लेके आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी विल किक द एस ऑफ आर्सेनल करके, इसी को अपनी भाषा में उन्होंने बोला। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट नहीं, लेकिन मैं अपनी भाषा में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो नॉर्थ लंदन डर्बी मतलब आर्सेनल और स्पर्स की राइवलरी, इसका क्या कारण है, इसको थोड़ी मैं अपनी स्टाइल में बताऊंगा। आप लोग शायद जानते होंगे, पर वीडियो पूरा देखिएगा और समझिएगा कि इसके लिए हमको जाना पड़ेगा 113 साल पीछे। 113 साल पीछे मतलब 1910 में। तो 1910 में क्या चल रहा था दोस्तों? आर्सेनल वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। आर्सेनल की हालत अच्छी नहीं थी और उस टाइम पे आर्सेनल जो है वो वुलविच में हुआ करता था। एंड वुलविच में कैसा है कि वुलविच नॉट वॉज एन आइसोलेटेड एरिया, मतलब है ना, वो कोई बहुत अच्छा एरिया नहीं था, आइसोलेटेड एरिया था और बैंक्रप्सी के इस पे भी था। फिर दो जेंटलमैन आए, विलियम हॉल और हेनरी निकलस, जिनको सर हेनरी निकलस के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी हेनरी नॉरिस, आई एम सो सॉरी, सर हेनरी नॉरिस के नाम से जाना जाता है। तो ये दो जेंटलमैन आए। अब देखो, हिंदुस्तान को लूटा था ब्रिटिशर्स ने, तो पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, और ये दोनों जो थे ऑलरेडी डायरेक्टर्स ऑफ फुलहम फुटबॉल क्लब थे, है ना। और 1910 में इन्होंने दोनों ने मिलके आर्सेनल के कुछ शेयर्स खरीदे और आर्सेनल के बोर्ड पे अपनी जगह बना ली। तो 1910 में ये दौरा हुआ। फिर 1913 में क्या हुआ, उस टाइम पे मतलब आप ये देख लीजिए, 1904-5 से है ना, यूके में एक मूवमेंट ऑफ वुमेन्स इक्वलिटी, वुमेन मूवमेंट ऑफ इक्वलिटी, जिसको सफरगेट वुमेन मूवमेंट ऑफ इक्वलिटी भी बोला जा इक्वलिटी भी बोला जा रहा था, वो बहुत ज़ोरों शोरों से था। तो उसमें क्या, वुमेन्स जो है वो मिलिटेंट्स बन गए थे। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ये मेरी खुद की पर्सनल रिसर्च है, तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर मैंने जो पढ़ा है, जो रिसर्च करी, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। तो उसमें जो वुमेन्स थी यूके की, वो किसी चीज़ को लेके मिलिटेंट्स बने हुए थे, और वो लोग क्या किसी को जानहानि या किसी को मार नहीं रहे थे, बट पब्लिक प्लेसेस वगैरह जो थे उसमें बॉम्बिंग्स वगैरह ये वो गिरा रहे थे। तो उसमें आर्सेनल का उस टाइम पे वुलविच पे स्टेडियम था, मैनर ग्राउंड करके, वहाँ पे भी उन्होंने बॉम्बिंग वगैरह कर दी थी। तो उस टाइम से बहुत बड़ा लॉस हो गया था, मतलब आर्सेनल की ऑलरेडी फाइनेंशियल हालत ख़राब थी, और फिर वो लॉस और होना करीबन 1913 की ये बात है। तो 1913 में आप ये देख लीजिए कि 1910 या 11 के आसपास या 12 के आसपास की बात है। तो उस टाइम पे मतलब $1220, $1220, जो मतलब ये देख लो कि आज की तारीख के 1 लाख रुपए के आसपास की नुकसान था वो जो स्टेडियम को हुआ था, और वो रिपेयर करना था, तो हालत तो ख़राब थी ही। तो फिर ये तो जो जेंटलमैन थे जो ऑलरेडी आर्सेनल के बोर्ड पे आ गए थे, सर हेनरी नॉरिस और विलियम हॉल, इन्होंने बोला कि यार चलो हम रिलोकेट करते हैं। वुलविच वैसे भी आइसोलेटेड एरिया है, वहाँ पे ट्रैवल करने में फैंस को बहुत दिक्कत हो रही थी, दूर से फ़ैन ज़्यादा कुछ इतने आ नहीं पा रहे थे या जो भी थी। तो उन्होंने जगह ढूंढी कि भाई हम जाते हैं नॉर्थ लंदन में। वो 1913 में वो चीज़ हुई। स्पर्स के फैन चिढ़ तो गए, मैटर बहुत एस्केलेट हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आर्सेनल ने वहाँ पे हाइबरी में जगह ली और वहाँ पे ये शिफ्ट हो गए। मतलब सोचिए कि हंसी की बात है, आई डोंट नो एक्चुअल में क्या चीज़ रही होगी या क्या सोच रही होगी उस टाइम के चेयरमैन्स की, बट आपसे है ना $1220 उस टाइम पे रिपेयर के लिए नहीं दे गए, लेकिन आपने एक नया स्टेडियम देख लिया। तो वो शायद रेंट किया या उस टाइम पे ख़रीद लिया था, तो वो पैसे लगे होंगे उस टाइम पे भी अच्छे खासे। तो वो चीज़ थी। उसके बाद फिर 1914-15 में आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर हो गया, एंड 1913-14 का जो सीज़न भी था, तो वो 14-15 का जो सीज़न भी था, वो आर्सेनल ने सेकंड डिवीज़न में मतलब निकाला था। वो वाली बात है, 13-14 वाला जो सीज़न था वो सेकंड डिवीज़न में थे, एंड फिर रेलीगेट भी थी आर्सेनल, और फिर वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। तो फिर
ठीक है फुटबॉल हुआ नहीं 4-5 साल, और फिर जब 19-20 वाला सीज़न जब वापस आया तो उस टाइम पे एक रूल बना कि भाई हमको जो है 20 टीम जो है उस टाइम की जो लीग वन हुआ करती थी या उस टाइम की प्रीमियर लीग बोल लीजिए आप, उसमें 20 से हमको 22 टीम करनी है ना। तो इसमें आप ये देखिएगा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊंगा मैं आर्सेनल और लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, आप सुनते रहिएगा। तो अब उस टाइम पे क्या 19th पोजीशन पे, जो 19-15 14-15 का सीज़न था, उस टाइम पे 19th पोजीशन पे थी चेल्सी, 20th पोजीशन पे थी स्पर्स। तो ये दोनों ऑफिशियली रेलीगेट हो जाने चाहिए थे। उस टाइम पे 2 ही टीमें रेलीगेट हो रही थी और 2 ही टीमें प्रमोट होती थी सेकंड डिवीज़न में से। लेकिन ऐसा हुआ कि भाई हमको 2 टीमें तो बढ़ानी है, तो और ये होने के लिए भाई 1914-15 का जो सीज़न था उस टाइम पे 2 टीम रेलीगेट होती थी, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के 19 चल रही थी, और लास्ट जो लीग गेम था वो लिवरपूल और यूनाइटेड का था 1914-15 में। जो लिवरपूल है ना, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि मैच फिक्सिंग हुई थी, जो लिवरपूल जो है वो 2-0 हार गई यूनाइटेड से। इस वजह से यूनाइटेड जो है 19 से 18 आ गई 1914-15 में। अब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और फुटबॉल वापस खुला तो लास्ट सीजन की पोजीशंस देखी गई तो चेल्सी 19, यूनाइटेड 18, तो यूनाइटेड तो सेफ हो गई। लिवरपूल भी कोई अच्छी हालत में नहीं थी, 13वें स्थान पे ही थी, तो लिवरपूल तो सेफ थी ही, यूनाइटेड सेफ हो गई। चेल्सी का नंबर था रेलीगेट होने में, तो उस टाइम पे डिसाइड किया कि भाई 22 टीमें बनानी है, तो चेल्सी भी सेफ हो गई। नाउ 20th पे थी स्पर्स। ऑफिशियली लीगली आप कुछ भी बोल लो कि एक्चुअली स्पर्स को बचना चाहिए था, है ना। लेकिन उस टाइम पे फिर सिचुएशन ये हुई कि भाई आर्सेनल के जो चेयरमैन थे हेनरी नॉरिस, उन्होंने किसी को इन्फ्लुएंस किया या उन्होंने बोला कि यार आर्सेनल जो है वो काफ़ी टाइम से लीग वन में या उस टाइम के प्रीमियर लीग में रही है, चलो एक सीज़न भली रेलीगेट हुई, लेकिन आर्सेनल जो कि सेकंड डिवीज़न में शायद 5th नंबर पे थी या 4th नंबर पे थी, उनको मतलब प्रेफरेंस दी जाए रादर देन स्पर्स को, क्योंकि सेकंड डिवीजन में फर्स्ट और सेकंड जो थी नॉर्थ प्रेस्टन और डर्बी, ये डिसाइड हो गया था कि 20th प्लेस और 21st प्लेस जो है वो इनकी रहेगी, और बाकी 22nd प्लेस जो है उसके लिए कंपटीशन था। उसके लिए फिर स्पर्स भी थी, उसके लिए आर्सेनल भी थी, उसके लिए वुल्व्स भी थी, उसके लिए आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट भी थी, शायद बार्नस्ले भी थी, तो ये सारी टीमें थी, ब्रैडली भी थी, तो ये सब टीमें थी। लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि भाई आर्सेनल ने ब्राइबिंग करी उस टाइम पे जो फुटबॉल लीग के चेयरमैन थे, जॉन मैकेना, जो एक टाइम पे लिवरपूल के भी चेयरमैन रहे हुए थे, मैनेजर भी रहे हुए थे और बहुत इन्फ्लुएंसिंग फिगर थे, और वो दोनों अच्छे दोस्त थे। आप ये देखिए, ये अमीर लोगों को में है ना, मतलब अपन तो चलो क्लब है आपस में ये हो जाते हैं कि नहीं मेरा क्लब ये, मेरा क्लब ये, इस क्लब को ऐड कर लिया, ये चीज़ अमीर लोगों में नहीं होती भाई। अमीर लोग दोस्त रहते हैं ना तो वो बिजनेस चलाते हैं। तो उस टाइम पे आर्सेनल के चेयरमैन और लिवरपूल के जो चेयरमैन थे वो अच्छे दोस्त थे। आर्सेनल, ऐसा बोला जा रहा है कि आर्सेनल ने भाई चेयरमैन को और सबको ये बोला कि हम देखो 1904 से लेके 1913 तक हम फर्स्ट लीग में थे, हम काफ़ी टाइम से फर्स्ट लीग में थे। स्पर्स तो क्या 1909 या 1910 में फर्स्ट लीग में आई है, तो इनसे ज़्यादा हमको प्रायोरिटी दी जाए, और हमारा स्टेडियम भी नया है, हाईबरी उस टाइम पे नया नया था, तो ये अट्रैक्टिव भी रहेगा। तो उन्होंने बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करके साहब ये ले लिया कि हाँ आर्सेनल को प्रमोट कर देते हैं, और उस वजह से वो इस चीज़ की वजह से आप ये देख लीजिए कि आज 102-103 साल हो गए हैं, अभी तक ये आर्सेनल और स्पर्स की जो राइवलरी है वो इस चीज़ को लेके, उस एक छोटी सी तो नहीं कहूँगा, उस टाइम पे तो बड़ी है, लेकिन उस एक बात को लेके ना अभी तक मतलब ये राइवलरी चलती आ रही है, और आई थिंक आगे भी शायद चलती रहेगी। और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है ये, कभी कभी आप ये देखिए स्पर्स और आर्सेनल, मतलब खून खोल जाता है जब आर्सेनल हारती है मेरा तो, और मतलब ऐसा ही बहुत अच्छा लगता है जब आर्सेनल जीत जाती है, मतलब एक अलग सी फीलिंग देती है, वो वाली बात है। स्पर्स फैंस, आपका अपना ओपिनियन होगा कि भाई आप लोगों का खून खोल जाता होगा जब स्पर्स हार जाए, और खुशी होती होगी जब स्पर्स हारती है, तो ये हर टीम का रहता है, दैट इज़ कॉमन। एंड फिर आप ये देखिए कि भाई ये 2 जेंटलमैन थे, इन्होंने फिर धीरे धीरे जो है विलियम हॉल जो थे उन्होंने अपने क्या बोलते हैं फुलम के शेयर्स 1913-1915 तक पूरे बेच दिए, फुलम के बोर्ड से भी स्टेप डाउन कर दिया, और वो फुल टाइम आर्सेनल में आ गए, आर्सेनल बोर्ड पे आ गए। और ये सेम चीज़ हेनरी नॉरिस ने भी करी, धीरे धीरे उन्होंने अपने भी फुलम के सारे शेयर्स बेच दिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने आर्सेनल को बैंकरप्सी से बचाने के लिए ना उस टाइम पे आर्सेनल और फुलम का मर्जर भी करने की कोशिश करी थी। मतलब कि अपन आजकल पढ़ते हैं ना ये वो मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, ये है ना काफ़ी पुराने टाइम से और फुटबॉल में भी होता है।
इन्होंने हेनरी नॉरिस ने बहुत कोशिश करी थी कि आर्सेनल और फुलहम का मर्जर हो जाए और दोनों एक है ना सुपर पावर लंदन क्लब बन जाए। मतलब आप सोचिए उस टाइम पे फुलहम उस टाइम पे मतलब नहीं, अभी भी अच्छा क्लब है, अभी भी प्रीमियर लीग में खेलता है, लेकिन उस टाइम पे भी फुलहम का बहुत नाम था और बहुत पुराना क्लब था। और दोनों क्लब अगर उस टाइम पे एक हो जाते तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन उस टाइम पे जो फुटबॉल लीग थी, जो मॉनिटरिंग बॉडी थी इन सब की, उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं होने देंगे, चाहे आप कुछ कर लो। तो फिर ये हुआ, इन्होंने वुल्विच से इधर रिलोकेट किया हाईबरी में, और ये सब जो है पूरी कहानी कांड और किस्से हुए, जिसकी वजह से आज आर्सेनल और स्पर्स जो है वो एक दूसरे का खून पीने को तैयार है। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ थी, ये एक स्टोरी थी। अब 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बताऊंगा, वो शायद आप लोगों को पता होंगे कि नॉर्थ लंदन डर्बी के टॉप स्कोरर हैरी केन है, स्पर्स की तरफ से भी टॉप स्कोरर हैरी केन ही है, एंड आर्सेनल की तरफ से आप देखिए टॉप स्कोरर जो है रॉबर्ट पीरेस है। और मतलब दोनों टीम में काफ़ी घमासान मैचेस हुए, काफ़ी बड़े बड़े मैचेस हुए, लेकिन आर्सेनल अभी भी दोनों टीम में है ना, मतलब ज़्यादा अच्छी लेवल पे है, ज़्यादा मैचेस जीते हैं। अब मैंने एग्जैक्टली मेरे को नंबर नहीं पता, लेकिन स्टेट्स यही है, सब एग्री करेंगे कि आर्सेनल ने ज़्यादा मैचेस जीते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज़ और बताऊं, जॉर्ज ग्राहम का सबने नाम सुना होगा। तो जॉर्ज ग्राहम जो है ना, वो ऐसे एकमात्र इंसान है जो मेरी रिसर्च के हिसाब से, अगर मैं गलत हूँ या कोई और एडिशनल चीज़ आपको पता हो तो कमेंट्स में डालना, पर जॉर्ज ग्राहम ऐसे शायद एक ही प्लेयर रहे हैं जो आर्सेनल, स्पर्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड तीनों के लिए खेले हैं, है ना। तो दिस प्लेयर जॉर्ज ग्राहम, ये एक मतलब मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ कि जॉर्ज ग्राहम इज़ द ओनली प्लेयर जो आर्सेनल, स्पर्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड इन तीनों के लिए खेले हैं। इन्होंने आर्सेनल को मैनेज भी किया है, आर्सेनल के साथ 2 टाइटल भी जीते हैं, और इन्होंने स्पर्स को भी मैनेज किया है, पर स्पर्स के साथ कुछ ज़्यादा खास जीते नहीं हैं। तो ये पूरी वीडियो था दोस्तों, ये मैं पोस्ट करना चाह रहा था। और नॉर्थ लंदन डर्बी का जो माहौल है, मैंने कहा थोड़ा गरमाते हैं, थोड़ी चीज़ें बताते हैं इसके बारे में, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट बताते हैं जो मतलब पता चले कि भाई क्यों है ये राइवलरी और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये राइवलरी दोनों फैंस के लिए। आज भी है ना, मतलब स्पर्स के फैन ये चैंटिंग करते हैं दैट नॉर्थ लंदन इज़ आवर होम, यू गो टू विलविच एंड ब्ला 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 ऑल दैट। तो हाँ, वो उनका होम रहा है, लेकिन वहाँ पे पोटेंशियल था, हम वहाँ पे रिलोकेट हुए और हम भी अच्छा कर रहे हैं, उनसे अच्छा करा है। उनकी अगर 21 ट्रॉफीज़ उन्होंने ओवरऑल जीती है, तो हमने 45 ट्रॉफीज़ जीती है, मेजर ट्रॉफीज़ हमारे पास ज़्यादा है। तो ये चीज़ थी। ठीक है, रिसेंट हिस्ट्री में स्पर्स हमसे ऊपर रही है, लेकिन एट द एंड अभी हमने भी थोड़ा बैक करके लास्ट सीज़न स्पर्स से ऊपर आए हैं। बट देखना होगा इस बार की राइवलरी और इस बार की जो ये मतलब नॉर्थ लंदन डर्बी होगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। काफ़ी सालों में इनफैक्ट हर डर्बी, हर मैच आर्सेनल और स्पर्स का तो इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन इस बार है ना, मतलब स्पर्स भी देखो बहुत फायरिंग फॉर्म में है। उनको ऐसा मैनेजर मिल गया है जो फुल मतलब है ना बकचोद है, कहने का मतलब कि हाँ मैं तो ये करूँगा। नहीं तो वो जोसे मरीनो था, उसकी अलग मेंटलिटी थी, कॉन्टे अलग मेंटलिटी थी, ये फुल अलग है। मतलब इसके ऊपर है ना कोई स्ट्रेस नहीं है, बिग नेम स्ट्रेस जो बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा नाम लाया हो तो उसका स्ट्रेस होना, वो स्ट्रेस नहीं है। तो वो स्ट्रेस नहीं है ना, तो स्पर्स अच्छा भी कर रही है। और मिकेल आर्टेटा मतलब उसने तो पूरी टीम सेट कर ही दी है। आर्सेनल फ्लॉलेस खेली है चैंपियंस लीग में, यूनाइटेड से जीती है कन्विंसिंग विन, भली लास्ट मोमेंट पे रही हो। एवर्टन से अच्छी विन रही है, भली 1-0 जीते हैं, लेकिन 6 साल बाद एवर्टन अवे जीते हैं और उसमें लो ब्लॉक्स को तोड़ के हमने गोल मारा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं दोस्तों क्या होता है नॉर्थ लंदन डर्बी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके बताइएगा अगर कोई फैक्ट में मैंने कुछ गलत बोला हो तो। और इस चीज़ पे ज़रूर कमेंट करिएगा। एक है ना, मैं आपको जाते आते एक क्वेश्चन देके जाता हूँ कि आप लोग रिसर्च करिए कि और कौन से प्लेयर है जो आर्सेनल, स्पर्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड इन तीनों के लिए खेले हैं। एक है जॉर्ज ग्राहम जो मेरे को पता चला है, बाकी मैंने बहुत रिसर्च करी, मेरे को पता नहीं चला। तो ये अब मैं आप लोगों को ऊपर डालता हूँ कि आप लोग रिसर्च करिए और बताइए कि विच प्लेयर हैज़ प्लेड फॉर ऑल 3 क्लब्स, आर्सेनल, स्पर्स एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।